हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया यूरोपियन यूनियन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम वो देख लेते हैं कि हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसका फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, यानी कि इनके बीच में ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए उन दोनों के बीच में चर्चा हुई है। तो अब इस न्यूज़ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम देख लेते हैं। तो ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो ट्रेड ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, उनको कम किया जाता है, और जो टैरिफ हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उनको काफ़ी कम किया जाता है, ना के बराबर। तो इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे दोनों के बीच में जब अच्छे से ट्रेड होगा तो प्रोडक्शन होगा, डिमांड होगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इस तरीके से उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो बोथ पार्टनर्स आर नाउ रिज्यूमिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 9 ईयर्स। तो 9 साल के बाद ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिस पर चर्चा की जा रही है। 9 साल पहले इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन इसको फिर से रिज्यूम किया गया है 9 साल के बाद। तो सिंस द अर्लियर नेगोशिएशंस वर लैप्ड ऑफ इन 2013 ड्यू टू डिफरेंस इन द स्कोप एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डील, यानी कि जो पहले डील की जा रही थी तो उसमें कुछ क्या था, स्कोप क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उस टाइम पे इस पर चर्चा हुई थी 2013 में, फिर इसको छोड़ दिया गया था। अब जाके इस पर फिर से चर्चा हुई है 2022 में। आगे देखते हैं। तो बोथ साइड्स आर एमिंग फॉर द ट्रेड नेगोशिएशंस टू बी ब्रॉड बेस्ड, बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड रेसिप्रोसिटी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि दोनों के बीच में जो भी संबंध, जो भी ट्रेड रिलेशंस हैं वो कैसे रहें, फेयर रहें, और एक दूसरे पारस्परिकता को ध्यान में रखा जाए कि अगर मान लो ऐसा ना हो कि इसमें इंडिया को ही फायदा हो रहा है, इंडिया अगर ऐसा कुछ करता है कि जिससे वो ट्रेड बैरियर्स को कम करता है, तो यूरोपियन यूनियन को भी ऐसा करना चाहिए, यानी कि ये रेसिप्रोकल होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी बात हुई है। ये कैसा है, ये बैलेंस्ड होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में संतुलन होना चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो चलो हम अपने टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो अगली मीटिंग है यूरोपियन यूनियन की और इंडिया के बीच में, जो अगले नेगोशिएशंस होने हैं, वो सितंबर 2022 में शेड्यूल किए गए हैं। कहाँ पर होंगे ये ब्रुसेल्स में होंगे। तो उस टाइम पर भी ये न्यूज़ में आएगा, उस टाइम की सितंबर की मैगजीन में आएगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या फिर से आप ये यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे? भाई इतना इन्फॉर्मेशन इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में दे रखा है कि अगर अगला वाला आता है तो केवल जो करंट में है, जो कुछ नया है, वही देख लेना है और इसमें नोट्स को एनरिच कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे को कॉम्प्रिहेंसिवली फिर से पढ़ रहे हो, इसको भी पढ़ चुके हो, कोई और वेबसाइट खोल के आप उसमें भी पढ़ रहे हो, तो भाई ना ये याद रहेगा ना वो याद रहेगा। घोड़ा देखा है, घोड़े को चलाने वाला क्या करता है, उसके 2 पट्टी बांध देता है आंखों के साइड से, लेफ्ट और राइट में, क्योंकि वो सीधा देख सके। इसीलिए हमें इसी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है उसको भी ऐसे ही देखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ वहाँ भागोगे तो नहीं हो पाए, क्योंकि भाई इतना बहुत है, हमें 250 वर्ड्स में लिखना है। 250 वर्ड्स में लिखने के लिए जितना इसमें दे रखा है मोर देन इनफ है। किताब तो लिखनी नहीं है कि यहाँ पे टाइटल देना है कि भाई दिस इज़ द बुक विच इज रिटन बाय XYZ, ऐसा तो हमें कुछ करना नहीं है भाई। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप विद्वान तो बन जाएंगे, लेकिन जो आपने सोचा है IAS तो वो नहीं बन पाएंगे। और विद्वान लोगों की आजकल कोई पूछ नहीं है दुनिया में, है ना। तो इस कहने का मतलब ये है कि भीष्म पितामह मत बनो अर्जुन की तरह। अगर आप भीष्म पितामह बनेंगे तो अर्जुन नहीं बन पाएंगे। तो फोकस उसी पे करो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ो। जैसे आगे एक ये दे रखा है, इसका इकोनॉमिक, एक और समझ लेते हैं कैसे करना है हमें। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दे रखा है, इसमें बहुत सारा डेटा है, ये सारे करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप इसमें से 1 या 2 डेटा उठा लो, उसको अच्छे से कहीं पे लिख लो, उसको मल्टीपल टाइप रिवाइज कर लो। 10 चीज़ें करने जाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है जो भी डेटा हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं टू काउंटर चाइना, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है यूरोपियन यूनियन का भारत के लिए, क्या महत्व है। तो पहला महत्व दे रखा है कि चाइना को काउंटर कर सकेगा। अभी इस टाइम पे चाइना इकोनॉमी के हिसाब से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के हिसाब से दुनिया पर अपना दबदबा बना के रखा है चाइना ने। तो भारत के संबंध एक यूरोपियन यूनियन जैसी शक्ति के साथ होना बहुत ज़रूरी है, USA के साथ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो क्या कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। और यूरोपियन यूनियन इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि उसके पास भी टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसके अलावा क्या है, उसके पास पावर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है यूरोपियन यूनियन का? तो 2021-22 में इनके बीच में जो ट्रेड रहा है वो 116.36 बिलियन US डॉलर रहा है।
एंड आफ्टर दैट एनुअल ग्रोथ जो इसमें देखी गई है, इतनी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था उस टाइम पे, कितनी परेशानियां थी लोगों के सामने, तो उसके बाद भी जो ग्रोथ रहा है हमारे ट्रेड के बीच 2021-22 में वो 43.5% रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सुधरते संबंधों को, हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं उनको उनकी ओर सुधार बता रहा है कि उसमें सुधार हो रहा है। आगे दे रखा है अभी करेंटली अगर देखा जाए तो यूएसए के बाद यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि इंडिया को ये एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है जिससे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ता है। जब इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ के जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से काम करेंगी, एमएसएमई सेक्टर हमारा डेवलप होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही होना है। तो इसलिए एक ये भी सिग्निफिकेंस है कि हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसके साथ जब ट्रेड बढ़ेगा तो इसलिए भी यूरोपियन यूनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे की तरफ देखते हैं, हम आगे क्या दे रखा है, पोस्ट ब्रेग्जिट सिनारियो। तो ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन उससे एग्जिट कर गया, किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो ऐसा माना जाता था कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन का एक गेटवे है और उसी गेटवे से होकर इंडिया यूरोपियन यूनियन में एंट्री करता है। लेकिन अब तो गेटवे ही अलग हो गया है, तो अब क्या स्थितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रेग्जिट, इंडिया रिकॉग्नाइजेज दैट इट्स ओन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स डिपेंड ऑन द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि इंडिया ने ब्रेग्जिट के बाद ये महसूस किया है, ये समझा है कि यूरोपियन यूनियन में अगर स्टेबिलिटी रहती है इससे क्या है, इससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा। इंडिया को क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ट्रेड सबसे ऊपर है। अगर हमारा ट्रेड अच्छा होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा होगा। नेक्स्ट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 2020 में हुआ था। 2020 में इंडिया और डेनमार्क के बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि इस तरीके से ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, एक दूसरे के बीच में इस तरीके से रिलेशंस बनाए जाएं जिससे ग्रोथ हो, लेकिन वो ग्रोथ कैसी हो, वो हो ग्रीन यानी कि सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखते हुए, सततता को बनाए रखते हुए ग्रोथ किया जाना, इस जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में हुआ था, पार्टनरशिप हुई थी, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस चीज़ को इसमें ध्यान रखा गया है। तो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया रिलेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कॉपरेशन ऑन ग्लोबल इशूज़। अभी देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन एक लीडिंग रोल में है, किस चीज़ के लिए, डिज़ाइनिंग ग्लोबल रूल्स। न्यू फील्ड्स में अगर कोई नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, क्रिप्टो करेंसी है, तो इस तरीके की नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इनके लिए क्या है कि रूल्स और फंडामेंटल्स को बनाया जा रहा है और इसमें यूरोपियन यूनियन एक लीडिंग रोल निभा रहा है, चाहे वो आपका एथिकल एंड ह्यूमन सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से यूज़ किया जाए जिससे कि ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को कोई नुकसान ना हो और जो मानव मूल्य हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। तो इस तरीके के रूल्स बनाने में यूरोपियन यूनियन आगे है। इसके अलावा पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूरोपियन यूनियन ने रूल्स बनाए हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये इंडिया के अगर उसके साथ संबंध अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इन्हीं विचारों से सहमत रहता है। ऐसा वो भी मानता है कि पर्सनल डेटा हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इंडिया भी यही चाहता है कि वहाँ पर मानवता को हमेशा प्राथमिकता दी जाए। आफ्टर दैट कंसर्न्स इन इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस एज एविडेंट फ्रॉम स्टॉल्ड नेगोशिएशंस ओवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं या इन पे चर्चा चल रही है, तो इनको लेकर क्या चिंताएं हैं। पहला दे रखा है डाइवर्जिंग पोजीशंस ऑन रशियाज रोल ड्यूरिंग द क्रीमियन क्राइसिस। क्रीमिया में जब क्राइसिस हुआ था तो इंडिया हमेशा की तरह क्या करता है, न्यूट्रल रोल में रहता है। इंडिया की ये पॉलिसी भी रही है, तो न्यूट्रल रोल में रहा और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने रशिया को अपोज किया। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो क्रीमियन क्राइसिस के दौरान डाइवर्जिंग पोजीशंस थी, इंडिया की पोजीशन अलग थी, यूरोपियन कंट्रीज़ की अलग थी, तो ये एक चैलेंज उस टाइम पे रहा। आफ्टर दैट इट है इटालियन मरीन इशू। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इटली की कुछ मैरीन्स यहाँ पर आ जाती हैं, यानी कि वहाँ की शिप्स कुछ यहाँ इंडियन ओशन में आ जाती हैं, तो इनको फिर इंडिया ने क्या किया था, कब्जे में ले लिया था। तो उस टाइम पे कुछ टेंशन उभर के आई थी। तो एक ये भी बता रहा है कि इस तरीके के चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एंड अदर इश्यूज इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें क्या है, एक्सेस टू ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज का ट्रेड है
वो सही से नहीं हो पा रहा है, एक ये चैलेंज है। दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है कि किसी आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो किसी कंट्री का प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रहा है और हमने क्या किया, अपनी ऐसी पॉलिसी बनाई है, इस तरीके से उसका प्रचार किया है कि ये गलत है, इसको खाओगे तो ये, अगर मान लो कोई खाने वाला प्रोडक्ट है तो उसको खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, इस तरीके का कुछ हमने फैला दिया है। तो ये क्या है, हम सीधा सीधा उस पर टैरिफ तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जांपल है। तो इस तरीके के बैरियर्स देखने को मिलते हैं आए दिन, फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स को लेके या अदर मेजर्स को लेके। तो एक ये भी चैलेंज है। आफ्टर दैट एग्रीमेंट ऑन इंडियाज IPR रिजीम, तो इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम है तो उसके भी मुद्दे आते रहते हैं, क्योंकि इंडिया में भी ये इशू रहता है कि यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनको मिलने में काफ़ी देरी होती है। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि यूरोपियन यूनियन में ये व्यवस्था काफ़ी फास्ट है, तो यहाँ पर ये जो संतुलन बनना चाहिए दोनों के बीच में वो संतुलन नहीं बन पाता है। एंड आफ्टर, तो इस तरीके के आपको ये सारे अदर इशूज़ दे रखे हैं। आगे ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या दे रखा है, तो इसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने ये अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया है, किसके बारे में, ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस इन इंडिया। जैसे कि अभी कश्मीर वाला मुद्दा था, आपने देखा होगा, तो उसमें भी काफ़ी सारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो आपने कश्मीर वाला भी मुद्दा देखा था, तो उसमें भी काफ़ी जो मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाले संगठन हैं उन्होंने मुद्दा उठाया था इसको, सच एज डिफिकल्टीज फेस्ड बाई इंडियन वीमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स एज वेल एज द क्लोजर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफिस इन इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको पता है मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है, एक NGO है, तो ये काम करता है। इसका ऑफिस इंडिया में था, उसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा SC/ST को लेके, माइनॉरिटीज़ को लेके या फिर महिलाओं को लेके इस तरीके के मानवाधिकारों के मुद्दे उठते रहते हैं, तो वहाँ पर भी यूरोपियन यूनियन भारत के साथ सहमत नहीं दिखता है। तो ये कुछ टेंशन्स हैं जिनकी वजह से हमारे संबंध खराब होते जाते हैं। एंड आफ्टर दैट अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल, क्या हमारी ट्रेड पोटेंशियल है वो हम देखते हैं, जो अभी तक जिसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है। अनटैप्ड का मतलब जिसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है, लेकिन उसको यूटिलाइज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.1% ऑफ यूरोपियन यूनियन टोटल ट्रेड इन गुड्स इन 2021। तो इंडिया का जो भी ट्रेड हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ, जो टोटल हुआ था वो कितना था 2021 में, 2.1% है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम है। ये काफ़ी कम क्यों है, क्योंकि भाई इतने यूरोपियन यूनियन में कितने सारे देश आ रहे हैं और इतने देशों के बीच में केवल हमारा 2.1% हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट आई थिंक गुड साइन। एंड आफ्टर दैट चाइना के साथ हमारा कितना हुआ है, 16.2%, USA के साथ कितना हुआ है, 14.7%, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम परसेंटेज है। तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स क्या है, तो अभी हमने देखा था, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। यानी कि आपने यहाँ से मान लो कोई प्रोडक्ट भेजा, मान लो आम भेजे, आम आपके डेनमार्क पहुँचे। डेनमार्क में क्या है कि लोग सफाई पे और अपने हेल्थ पे बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। तो वहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स भेजे, अब उनको दिखा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें आपने बोल दिया कि केमिकल का यूज़ हुआ है, या फिर इसमें आप सही से साफ़ नहीं है, थोड़े से यहाँ पे दाग लगे हुए हैं, सड़े हुए हैं, इस तरीके से कुछ भी बोल दिया। तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स पे खरे नहीं उतरे, तो इंडिया का जितना भी वो आम वहाँ गया था वो वहाँ से वापस आ जाएगा और रास्ते में ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स से लेकर। अब उसके बाद है डेविएशन फ्रॉम इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इनके हिसाब से, WTO के हिसाब से, IMF के हिसाब से, किसके हिसाब से चलना है हमें, तो उन हिसाब से भी ना चल के अपने अपने रूल्स को लगाते हैं, तो वहाँ पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अफेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा प्रशासन है, तो प्रशासन भी क्या करता है, उसमें कुछ मुद्दों में ऐसा देखने को आता है कि इसमें भी भेदभाव देखने को मिलता है कि एक कंट्री का अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको दूसरे कंट्री को किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, इसको कैसे किया जा रहा है, तो ये भी एक मुद्दा होता है। द एब्सेंस ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ द बिगेस्ट इम्पीडिमेंट टू ए डायनामिक इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप। यानी कि अभी तक इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चली है केवल 2013 में, अब 2022 में 9 साल बाद चल रही है। अगर नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इतने अच्छे संबंध हैं दोनों के बीच में, इंडिया के लिए वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो ये सब देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं ये रुकावट है दोनों के संबंधों में, ट्रेड रिलेशंस में जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं है। अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड होता क्या है भाई, जो समस्याएं हैं और जो हमने इसके बारे में अभी तक पढ़ा है उसी को आगे फर्दर बढ़ा दिया जाता है कि भाई ऐसा गलत था इसमें, अब ये सही ऐसा होना चाहिए। वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ईजी होता है। सो क्या है, इमर्जिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कोलैबोरेशन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। सो देयर आर ऑनगोइंग डिबेट्स इन द यूरोपियन यूनियन ओवर द नीड्स टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन। यूरोप में भी ये बात चल रही है, इंडिया में भी चल रही है कि हमारी जो सप्लाई चेन है उनको डाइवर्सिफाई किया जाए। जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे ये न्यूज़ भी आई थी काफ़ी कोरोना के टाइम पे कि हम जो भी कच्चा माल होता है दवाई बनवाने के लिए वो हम वहीं से लेके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो चाइना ने मना कर दिया भाई हम नहीं देंगे, फिर कहाँ जाओगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, हमें और जगहों से लेना चाहिए। ये बात आपकी यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे के विचार मिलते हैं और एक दूसरे को इस तरफ काम करने की ज़रूरत है।
सो रिड्यूस रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर क्रूशियल प्रोडक्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स, आगे दे भी रखा है। सो दिस कुड बी वन एरिया फॉर डेवलपमेंटल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो इंडियाज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज कपल्ड विद एक्सेस टू यूरोपियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, मतलब अगर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज है, तकनीक है, अगर वो यूरोपियन यूनियन हमको प्रोवाइड करता है, चाइना क्या करता है, चाइना हमको तकनीक नहीं देता है, वो केवल हमको दवाई देता है, भाई उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, उसको इतना मतलब है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो वो हमें टेक्नोलॉजी भी दे सकता है, जिससे कि हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होकर हम खुद से वो चीज़ अपने यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, इतने ज़्यादा हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स हैं कि हम उनको यूटिलाइज अच्छे से कर पाएंगे अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे तुलसी है, तुलसी के बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन अगर जितने पता है उतने तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और उससे क्या हो सकता है उसके बारे में हमें तकनीक मिल जाती है और हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कहीं से, तो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इनके साथ में संबंध अगर हमारे अच्छे होंगे तो ऐसा हो पाएगा। कंक्लूजन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच BTIA है, क्या BTIA, BTI स्टैंड्स फॉर व्हाट, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो जो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि जिसके लिए बात चल रही है, अगर इस तरीके का कोई निकल के आता है तो इससे होगा क्या, ये दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनाते हैं। और इंडिया में आपको पता होगा कि जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति है, यानी कि यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ऐसा है कि इस प्रकार की डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन कि जिसमें वर्किंग एज जो है वो ज़्यादा है, तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और इंडिया की ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अगर स्किल्ड है और प्रोफेशनल्स जो उनको चाहिए यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो एज पॉपुलेशन है वो एक ऐसी एज में पहुंच चुकी है जो कि वर्किंग एज से ऊपर है, तो इसलिए उनको क्या है, स्किल्ड लेबर और प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, और इंडिया के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है वो उनको मिल जाएगी, और दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाएगा। ये तो खैर मजाक में बोला, आगे देखते हैं। सो ऑल्सो द इंक्रीज्ड मार्केट एक्सेस विल फर्दर इंटीग्रेट द सर्विसेज सेक्टर, और इससे क्या होगा कि सर्विसेज सेक्टर भी डेवलप होगा। इंडिया में आपको पता होगा कि सर्विसेज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, तो दोनों कंट्रीज जब एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो सर्विसेज सेक्टर भी डेवलप होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या दे रखा है, यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या ज़रूरत है कि इन दोनों के बीच में टाइम टू टाइम, चाहे वो ईयरली हो चाहे वो 2 साल में हो, इस तरीके से डायलॉग्स होते रहें। इनके जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में, या वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, तो रेगुलर स्ट्रेटेजिक डायलॉग चलता रहे, जिससे कि दोनों के संबंधों में सुधार होता रहे और अच्छे संबंध बने। एंड आफ्टर दैट लॉन्चिंग कॉन्क्रीट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स इन पायलट पार्टनर कंट्रीज, इसका मतलब है कि इस्टेब्लिश रेगुलर बायलेटरल एज वेल एज ट्राइलेटरल डायलॉग्स। यूरोपियन यूनियन का कोई मेंबर है या यूरोपियन यूनियन है तो और इंडिया है तो उनके बीच में बायलेटरल एग्रीमेंट्स, बायलेटरल टॉक्स वगैरह होती रहें। इसके अलावा ट्राइलेटरल भी अगर होता है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, और उन्होंने मान लो अफ्रीका का एक कोई कंट्री ले लिया, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, तो इस तरीके से ट्राइलेटरल भी बातें चलती रहें और दुनिया में इसकी एक अलग छवि हो। दुनिया में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशंस इस तरीके से उभर के आएँ कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कि जो मुद्दा किसी मुद्दे को सॉल्व कर सकता है, बड़े इशू को सॉल्व कर सकता है, तो इनकी ज़रूरत वहाँ पर महसूस की जाने लगे, जिससे क्या होगा, इंडिया जो सुपर पावर बनना चाहता है तो उसकी तरफ एक ये अच्छा कदम होगा। सो टू डिस्कस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज कनेक्टिविटी, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया, कहीं पर सिक्योरिटी का इशू है, कनेक्टिविटी का इशू है, या कोई इकोनॉमिक इशू है, तो इस तरीके के इशूज़ को वहाँ पर डिस्कस किया जाए। सो जैसे फर्दर डायलॉग ऑन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इन द अप्रोप्रिएट सेटिंग शुड बी इंटेंसिफाइड। अफगानिस्तान का मुद्दा भी चला था काफ़ी ज़्यादा कि वहाँ पर तालिबान का शासन आ गया। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में जो टेंशन्स चलती रहती हैं तो उन पर भी सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, तो उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इन दोनों को, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है वो इंडिया को बात करने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो छवि है दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आएगी। सो अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का मैप दिखा रखा है, इसमें ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे ये फिनलैंड है, स्वीडन है, एस्टोनिया है, लाटविया है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। इस तरीके से टोटल 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो इसका हिस्सा हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है कि यूनाइटेड किंगडम किस तरीके से दिखा रखा है, ये बाहर ब्रेक्जिट हो गया था तभी से ये इसको वाइट दिखाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्वे दिखाया गया है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, ये इसका हिस्सा नहीं है। यूक्रेन है जो अभी चल रहा है, ये न्यूज़ में है, यूक्रेन भी इसका हिस्सा यूरोपियन यूनियन का नहीं है। तो आपको ये कंट्रीज़ कुछ याद रखने हैं जो इसका हिस्सा नहीं है। एक तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ब्रेक्जिट में बाहर हुआ, दूसरा आपका नॉर्वे नहीं है, फिर आइसलैंड नहीं है और यूक्रेन नहीं है, यहाँ पर बेलारूस भी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अगर आपको ये याद हो जाता है
तो फिर आपके अगर MCQ में आता है, अगर इन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आराम से आपका MCQ सॉल्व हो जाएगा। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये है क्या, तो इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं 27, जो अभी हमने देखा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है एक। ये कैसा यूनियन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यानी कि पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, इशूज़ होते हैं, उन पर डिस्कशन होता है यहाँ पर। इसके अलावा इकोनॉमिक इशूज़ हैं, उन पर भी डिस्कशन होता है। आफ्टर दैट ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं इसमें यहाँ पर, तो वो बात की गई है। तो पहला दे रखा है सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि जैसे कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ क्या करती है, मान लो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी अलग अलग है, लेकिन वो क्या करती है, कुछ मुद्दों को यूरोपियन यूनियन पे छोड़ देती है। अपने इंटरनल इशूज़ जो होते हैं यूरोपियन यूनियन पे छोड़ दिए कि भाई तुम्हें जैसा डिसाइड करना है अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, उसको हम मानेंगे और वो जो बात बोली जाएगी वो हमारे लिए बाइंडिंग होगी, हम उसको मानेंगे। तो इस तरीके के जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। यानी कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री या नेशन है उससे भी ये उस मुद्दे पर्टिकुलर इशू को लेकर ऊपर हो जाते हैं। तो ये समझ में आया होगा। आफ्टर दैट दूसरा डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। तो ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी ग्रुप है तो डिफरेंट कंट्रीज़ वहाँ पर गवर्नमेंट्स बैठती हैं और बात करती हैं और वहाँ पर डिसीजंस लेती हैं। आफ्टर दैट द मेन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दे रखे हैं। एक तो होता है यूरोपियन काउंसिल, फिर यूरोपियन कमीशन, आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट। वैसे इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेंस में भी आपसे नहीं पूछा जाना है कि भाई यूरोपियन यूनियन के कंपोजिशन को, भाई हम यार कैग के जो है ना, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनकी तो कंपोजिशन याद नहीं कर पा रहे हैं, भाई यूरोपियन यूनियन की कौन कंपोजिशन याद करने जाएगा। तो ये सब मेरे हिसाब से भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद है अदर कॉमन एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोनों के इंटरेस्ट जहाँ पर हैं, यानी कि दोनों के हित जहाँ पर हैं, वो ऐसे कॉमन एरिया, ऐसे कॉमन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो एक यहाँ पे दे रखा है ब्लू इकोनॉमी, कहाँ पर, वेस्टर्न इंडियन ओशन में। तो यूरोपियन यूनियन है वो, उसका एक इनिशिएटिव है ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव, और हमारा क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन। यानी कि दोनों जो ओशन है, मरीन सिस्टम है हमारा, तो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, और दोनों के एक ही जैसे लक्ष्य हैं, तो क्यों ना दोनों को मिलकर काम करना चाहिए जिससे कि दोनों को फ़ायदा हो। आफ्टर दैट इंडो पैसिफिक के बारे में दे रखा है कि यूरोपियन यूनियंस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हैज़ मच टू कॉम्प्लीमेंट न्यू दिल्लीज गोल्स इन द रीजन। यानी कि रेजिलिएंट सप्लाई चेन से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। तो इन मुद्दों को लेके ये दोनों हैं, एक तो है आपका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है और दूसरा है क्या, न्यू दिल्लीज गोल्स। तो ये इन मुद्दों से संबंधित हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होके और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट क्लाइमेट चेंज के बारे में दे रखा है, तो इसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो सबको पता है क्लाइमेट चेंज का इशू, कहीं पर भी कोई भी बात हो तो वहाँ पर ज़रूर ये मुद्दा उभर के आता है। तो इसमें ये बता रखा है कि यूरोपियन यूनियन है और जो इंडिया है, तो वो वर्ल्ड के 3rd and 4th लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कि ये 3rd और 4th नंबर पर आते हैं। आपको ये भी पता होगा कि 1st और 2nd पर कौन है, चाइना और USA हैं। उसके बाद ये 2 कंट्री, एक ये ग्रुप और एक ये कंट्री आती है। तो यहाँ पर क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी हमारी बन सके, क्लाइमेट चेंज से हम फाइट कर सकें, तो इसके लिए हम दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है उनको अचीव कर पाएँ। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ गिवन हियर, कनेक्टिविटी। क्या दे रखा है, कनेक्टिविटी के लिए दोनों को काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है किसका, चाइना का, तो उसको हम काउंटर कर सकें। सो कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप अनाउंस की गई है इसमें अभी, तो उस पर काम आगे किया जाएगा कि किस तरीके से रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो किसके साथ, कौन कौन से रीजन्स में, अफ्रीका है, सेंट्रल एशिया है, इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों काम करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्लॉक आपको दे रखा है कि किस तरीके, किस सिनारियों में दोनों के संबंध जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो ये भी जो ब्लॉक दे रखा है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें 1-2 पॉइंट हैं जो आप देख लो। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है यूरोपियन यूनियन से संबंधित, तो मुझे इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वो देख लो, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इतना कहाँ तक करोगे। तो 2 जो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट है रेटिफिकेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि दोनों का एक क्रूशियल रोल रहा था, इंपॉर्टेंट रोल रहा था किसमें, इसके एग्रीमेंट के साइन करवाने में। और आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन किया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम किया जाएगा। तो इसमें दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और दोनों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा, आपको पता होगा कि इंडिया में इंटरनेशनल
सोलर अलायंस बनाया गया जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, तो उसमें भी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भरपूर सहयोग किया। तो ये 2 पॉइंट हैं और 1-2 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो जितना हमने अभी डिस्कस किया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हो। प्रीलिम्स में तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना कर लो, दिस इज़ मोर दैन इनफ। सो आई होप कि आपको ये वाला पूरा हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच।